नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल मध्य प्रदेश में खास तौर पे मालवा क्षेत्र की उन सीटों पर चुनाव होना है जहां भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। लेकिन कल के पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयानों से और दूसरी चीजों से अचानक माहौल को गरमा दिया है। उड़ीसा में थे और वहां नवीन पटनायक से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वो अपने सारे जिलों के कैपिटल का नाम गिनवा सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि वहां उनकी जबान फिसल गई, हेडक्वार्टर की जगह कैपिटल कह गए। लेकिन अगर मैं नवीन पटनायक होता तो मैं पलट के सवाल पूछता कि क्या प्रधानमंत्री महोदय बिना कागज हाथ में लिए या फिर टेलीप्रॉम्प्टर को सामने रखे देश के सारे प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं और उनकी राजधानियों के नाम बता सकते हैं। जनरल नॉलेज के कंपटीशन से चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। वैसे बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दोस्ती है, जो दुश्मनी है, उसके लिए बड़ी अच्छी एक कहानी है भगवती बाबू की, दो बांके। तो ये फ्रेंडली फाइट है जिसमें बीजेडी चाहे कुछ भी हो जाए अंत में जाकर एनडीए को ही सपोर्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इस बीच में आई है वो आई है राहुल गांधी द्वारा मोदी जी को सीधी चुनौती बहस के लिए। हुआ ये था कि दो रिटायर्ड जस्टिस और एन राम जो कि द हिंदू के संपादक हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि किसी मंच पर राहुल गांधी और मोदी जी आमने सामने बैठकर एक बार बहस कर लें ताकि जनता को पता चल जाए कि मुद्दा क्या है। राहुल गांधी से लखनऊ में सवाल पूछा गया, वहां उन्होंने कहा कि मैं तो 100% राजी हूं, मोदी जी से पूछ लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि मोदी जी 100% राजी नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा जो सोशल मीडिया पे जारी हुआ, उसमें उन्होंने अपने साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दोनों लोगों का नाम प्रस्तावित किया कि मोदी जी जिससे चाहे उससे बहस कर लें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और पूरी टीम इस बात पे लगी हुई है कि आखिर राहुल गांधी की औकात क्या है जो वो मोदी जी से बहस करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर राकेश पाठक हैं। सर, पूरी दुनिया में इस तरह की बहसें होती हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, हमारे यहाँ इस तरह का डिबेट जब प्रस्तावित किया गया है और राहुल गांधी ने अपने साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम लिया है, तो निजामुल मुल्क साहब शहजादे से बहस करने से क्यों भाग रहे हैं? देखिए अशोक जी, हम सब जानते हैं निजामुल मुल्क इस वक्त जो हैं शहंशाह आलिजा बहादुर, वे बिना टेलीप्रॉम्प्ट वायसराय भी कह सकते हैं। तमाम सारी मेरे पास पदवियों की बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि हमारे महाराज सिंधिया लोगों के साथ बहुत सारे लकब लगा करते थे उस वक्त। आलिजा, लेकिन जी जी, आलिजा बहादुर, ताजरुल मुल्क, फिदविये इंग्लिस्तान, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे लोकतंत्र के वे निश्चित तौर पर ताजरुल मुल्क हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही हमारे यहाँ जमहूरियत है, लेकिन वे खुद को एक शहंशाह के दर्जे से कमतर नहीं मानते। हो सकता है दो परेशानियां इसमें हो। एक तो उन्हें लगता हो कि मैं तो बादशाह हूं, प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, जो फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले रहता था पूरी दुनिया में, राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत। इसलिए वे मानते हो कि मुझे तो दैवी अधिकार से, दैवी कृपा से राजा का पद मिला है, तो मैं नागरिकों में से यानी प्रजा में से किसी एक साधारण से आदमी से वाद विवाद कैसे कर सकता हूं। दूसरी एक तकनीकी परेशानी है अशोक जी, हम सब जानते हैं कि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बातचीत नहीं कर पाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वे अमेरिका गए थे तो टेलीप्रॉम्प्टर लग नहीं सकता था वहां पर 1-to-1, 1-on-1 बातचीत में। तो जो बाइडेन के साथ बातचीत के मौके पर वे एक डायरी रखकर थैंक यू वेरी मच जैसे वाक्य भी डायरी में से दिखाकर बोल रहे थे, हमारे दर्शकों को हम दिखा देंगे। तो ये एक बड़ी परेशानी, हमें समझना चाहिए अब हमारे प्रधानमंत्री की इस परेशानी को कि जो हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, जो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, जो सेंट स्टीफेंस में पढ़े हैं, ऐसे किसी राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, देश के इस वक्त वरिष्ठतम नेताओं में से एक, उनसे भी उनका बात करना बहुत आसान नहीं है। और सबसे बड़ी और प्रमुख वजह यह है कि मुद्दों पर बात करना नरेंद्र मोदी जी के बस में नहीं है अशोक जी। राहुल गांधी अगर बात करेंगे तो पे बहस होती, अगर मंगलसूत्र और भैंसों पे बहस होती तो शायद वो तुरंत मान जाते। जी आप कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बीच में जोड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन राहुल गांधी तो मणिपुर की बात करेंगे। मां से ही बात अगर शुरू करनी है तो मंगलसूत्र की बजाय राहुल गांधी मणिपुर का पूछेंगे कि आप इस साल भर में वहां क्यों नहीं गए श्रीमान। हो सकता है राहुल गांधी ये पूछें
कि इतिहास की 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस वक्त, महंगाई का माँ भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके उत्तर नरेंद्र मोदी के पास नहीं होंगे। आपने ठीक उदाहरण दिया कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है। यहां तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे आप जहां बैठे वहां अशोक सर जेएनयू में डिबेट होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट। जेएनयू के जो अध्यक्ष पद के दावेदार होते हैं वे डिबेट करते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग अपने कॉलेज के जमाने में छात्र जीवन में कुछ नहीं तो ये गलत बात है राकेश भाई, ये गलत बात है। एंटी नेशनल जो करते हैं वो आप चाहते हैं प्रधानमंत्री जी करें, एकदम बिल्कुल सही बात। एंटी नेशनल तो नहीं करना चाहिए। आजकल प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर ही रहे हैं कि अर्बन नक्सल, माओवादी, समाज साम्यवादी, पता नहीं कौन कौन से नए शब्द लेकर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस चुनौती को, जो राहुल गांधी को चुनौती दी गई थी जस्टिस लोकुर, जस्टिस वर्मा और एन राम साहब ने, राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया। और उस चिट्ठी में अशोक जी एक बहुत बारीक बात है, कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, कितनी सदाशयी भाषा है उस चिट्ठी की। दूसरे ही वाक्य में राहुल गांधी लिख रहे हैं जस्टिस लोकुर और बाकी दोनों साथियों को कि मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की, डिस्कशन किया। देखिए, ये होती है गरिमा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते। वे लिख रहे हैं मैंने, भाई राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि मैं ऑटोनोमस हूं, मुझे अधिकार है कि मैं सीधे चैलेंज को स्वीकार करके और प्रधानमंत्री से डिबेट करने चला जाऊं, पर मैं अपने अध्यक्ष से पहले बात करूंगा। पहला वाक्य उनका ये है। और अंतिम वाक्य ये है, ईदर माई सेल्फ और अवर प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये भी वही सदाशयता का द्योतक है कि राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अपने पार्टी के मुखिया को हर मौके पर अपने से ऊपर रखते हैं। जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने थे उसी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आज के बाद हमारे प्रेसिडेंट, जिस दिन सीपी कांग्रेस प्रेसिडेंट जहां मुझे डिप्लॉय करेंगे, जहां मुझे तैनात करेंगे, वहां मैं जाऊंगा, जो काम मुझे वो सौंपेंगे वो मैं करूंगा। तो इस चिट्ठी के जरिए भी उन्होंने ये आईना दिखाने की कोशिश भी अशोक जी की है कि एक आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंच से धकिया दिया जाता है, बड़ी से बड़ी फूलमाला में से बाहर कर दिया जाता है, और एक हमारी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये गरिमा है। अंतिम बात यह है कि न तो वे मल्लिकार्जुन खड़गे से किसी वाद विवाद के लिए तैयार होंगे, यानी हमारे प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी के साथ तो वे चर्चा कर ही नहीं सकते। संसद में कई बार ऐसे अवसर आए हैं, पर उन्होंने अपने स्तर से उस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के खिलाफ बात की है, लेकिन तार्किक बातचीत करने के लिए वे किसी मंच पर नहीं आएंगे। हम तो चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हम और आप भी चाहते हैं, हम लोग तो एक्सटेम्पोर बात करते हैं अशोक जी। मुझे नहीं मालूम होता अशोक पांडे जी अगला सवाल मेरा मुझसे क्या पूछने वाले हैं। मैं नहीं, आप नहीं जानते कि आपसे मंचों पर कौन क्या पूछने वाला है, जवाब देते हैं। तो जिस व्यक्ति को इस दौर का सबसे बड़ा उद्भट वक्ता माना जाता हो, वो प्रायोजिक साक्षात्कारों में जिसमें कोई व्यक्ति पूछ रहा हो कि सर आप इतने फ्रेश कैसे दिखते हैं, आप आम चूस कर खाते हैं, हाय क्या अदा है, आम चूस कर खाते हैं कि चिचोड़ कर खाते हैं। राहुल गांधी ऐसे सवाल तो नहीं करेंगे ना। और मैं तो कह रहा हूं कि एक बीच में उसका संचालन करने वाला हो, आपके जैसा कोई व्यक्ति, हम जैसा कोई, या कोई भी, जैसे नरेंद्र मोदी चाहें, वे अपने पसंद के उन पत्रकारों में से किसी को संचालनकर्ता के रूप में, मॉडरेटर के रूप में बीच में बिठा लें और फिर हो जाए वाद विवाद। ज्यादा परेशानी हो तो बेचारा कंट्रोल कर ले। हाँ, कंट्रोल कर ले, उनकी तरफ से उत्तर दे दे, उन्हें न सूझ रहा हो। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे इस महादेश के भाग्य में ऐसी कोई वाद विवाद की घटना दिखाई देगी। हम सब उसके साक्षी बनेंगे, मुझे कम से कम नहीं लगता। जी अशोक जी। अच्छा, कल का दिन राकेश भाई कुछ मजेदार घटनाओं का दिन था। 2-3 घटनाएं एक के बाद एक हुई। अमित शाह जी का बयान आया कि 75 ईयर्स से ऊपर, 75 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को सरकार में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, नंबर 1। अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि आने वाली 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी और उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाएगा। अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं, फिर मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा। और साथ में ये भी जोड़ दिया कि योगी आदित्यनाथ जी को निपटा दिया जाएगा। अब उसके पीछे कुछ और नाम थे। मध्य प्रदेश की बात चलेगी तो शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, और भी नाम है। तो योगी जी को निपटाने में सबको निपटाना शामिल हो गया।
उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है कि नहीं, मोदी जी जो है वो 2029 तक अपना पूरा कार्यकाल निभाएंगे, मतलब कि 75 साल की जो आयु सीमा है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगी। और अशोक वानखेड़े से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सारे शहंशाहों को रिटायर किसने किया है? उनके शहजादों ने, उनके जो आने वाले होते हैं उन्होंने ही किया है। तो अगर ऐसा होता है तो 75 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता जो है वर्चुअली अमित शाह के हाथ में आ गई है। तो केजरीवाल ने बाहर आते ही लॉजिक की बात करते हैं, राहुल गांधी थ्योरी की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन केजरीवाल मोदी जी के परम शिष्य हैं। मतलब इस मामले में जैसे वो चाले चलते हैं, जैसे वो भाषा बोलते हैं, केजरीवाल जी ने वो सब सीखा है दिल्ली में रहकर यहाँ पर। तो आते ही उन्होंने वो पासा फेंका है कि एक बवाल मचा हुआ है और अलग अलग तरीके से बीजेपी को कहना भी पड़ रहा है। तो ये वाला जो पूरा बवाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश चुनाव पे हम आएंगे, दर्शक थोड़ा सा इंतजार करें, राष्ट्रीय से मध्य प्रदेश में जाने का अपना मजा है जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल एकदम पट्ट शिष्य हैं नरेंद्र मोदी के। राजनीतिक तौर तरीकों, कार्यशैली, डायलॉगबाजी और प्रपंच में भी नरेंद्र मोदी से कहीं भी पीछे नहीं बैठते। मैं थोड़ा सा एक अनपॉपुलर ओपिनियन रखना चाहता हूं। मैं कल बहुत देर सोचता रहा किसको रखूं। थोड़ा अप्रिय कथन है, एक लाइन में सिर्फ वन लाइनर कहना चाहता हूं, दर्शक उसका अर्थ समझ लेंगे। लंबा कहिए, हमारे चैनल पे आपके हर कथन का स्वागत है। बिल्कुल, मैं मेरे मत वो सोशल मीडिया के हिसाब से वन लाइनर मैं लिखना चाहता था कि अरविंदर भी प्रकारांतर से नरेंद्र ही है। बस इस वाक्य का सारे लोग अर्थ समझ लें, अरविंदर भी प्रकारांतर से नरेंद्र ही है। देखिए, कल तिहाड़ से लौटने के बाद, बाहर आने के बाद वे राजघाट नहीं गए अशोक जी, वे बापू की समाधि पर नहीं गए, वे हनुमान जी के मंदिर पर गए। मुझे किसी भी आस्था से कोई ऐतराज नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की। और कल को राहुल गांधी भी जाएंगे, राहुल गांधी भी मंदिरों में जाते रहते हैं। लेकिन जब आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप प्रजातंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी के साथ साथ आपको एक सेकंड आपको रोकूंगा। अगली बार जेल जाने से पहले वो राजघाट जरूर जाएंगे। जब संकट आता है तब वो गांधी जी के पास जाते हैं, जब ठीक ठाक समय होता है तो या तो हनुमान मंदिर पर जाते हैं या अपने कमरे में वो दो लोगों के पोस्टर्स लगा के, वो फोटोग्राफ लगा के उसके बीच में खड़े होके बोलते हैं। ये बस मैं जोड़ रहा हूँ, दिल्ली का होने के चलते मैंने इतना जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वे उसे याद रखते होंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो संकट कटने के बाद वे सुमिरन करने गए हैं, संकट से पहले राजघाट हो सकता है जाएं। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने घाव करें गंभीर वाली बात कह दी है, 75 साल वाली। अब दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया की दुनिया, इसमें जो कुछ कहा और लिखा जाता है वो अजर अमर हो जाता है। अमित शाह ने ही 75 साल की बात कही थी 2013-14 में। अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के मुखिया हैं, उनका ट्वीट कल से फिर तैर रहा है। उन्होंने इसका स्वागत किया था, वाह वाह करते नहीं थक रहे थे कि कितना अच्छा फैसला है 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर करना। और जब केजरीवाल ने वही उनके तरकश का तीर उनकी तरफ तान दिया, तो अब अमित शाह कह रहे हैं 29 तक ही नहीं, अशोक जी, जहां तक मैंने आज अखबारों में देखा, उन्होंने कहा 29 के बाद भी नरेंद्र मोदी ही देश की कमान संभालेंगे। यानी 2029 में वे आजीवन, 2029 में वे कितने साल के हो जाएंगे? 25 में हो रहे हैं 75 के, तो 4 और जोड़ लीजिए, 79-80 साल के, 79-80 के होंगे नरेंद्र मोदी। हम कह रहे हैं आजीवन में प्रधानमंत्री रहे। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कोई उम्रदराज व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। वो तो चुनाव भी लड़ सकता है। हमारे चुनाव लड़ने के की जो पात्रताएं, उसमें वो लाइन लिखी है स्पष्ट रूप से, उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अब नरेंद्र मोदी जी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, ये देश जाने, लेकिन वे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि उसके पीछे जो अरविंद केजरीवाल ने वो जो कई मल्टी गाइडेड मिसाइल, मल्टी टारगेटेड मिसाइल छोड़ी है, उसमें योगी आदित्यनाथ को सामने रख के शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम लोग जो प्रधानमंत्री बनने, गडकरी, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हो, उन सब लोगों की नींद उड़ा दी है। स्वाभाविक तौर पर हु इज आफ्टर मोदी में पहला नाम अगर अमित शाह के बाद किसी का आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का आता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने, क्षमा कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से दूध में नींबू निचोड़ दिया है। अब ये फटा बन गया है, गांव की भाषा में अगर हम कहें,
और इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अब या तो इसमें से पनीर बनेगा, ये पूरी तरह फिक जाएगा। कारण यह है कि एक संदेह का बीज तो बो ही दिया है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। जी, तो अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से राजनीतिक पासा फेंका है, और राजनीति में सब जायज है और कुछ गलत नहीं कहा। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जब तक नरेंद्र मोदी 75 के होने वाले नहीं थे, तब तक 75 साल के की पात्रता में कितने सारे लोगों को घर बैठा दिया हम सब जानते हैं, और वे कोई शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, कम से कम तब तो 2019 में तो घर बैठने लायक नहीं थे। इंदौर सुमित्रा ताई, जी बिल्कुल, सुमित्रा ताई 8 बार की सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, उन्हें घर बैठा दिया गया। तो ये लड़ाई अब मुझे लगता है भीतर खाने, भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने जो कुछ चल रहा है, तो उसका शिराजा बिखेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है। इसका कितना असर होगा चुनाव में, ये देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक असमंजस तो पैदा हो ही गया है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी वो जो हिंदू युवा वाहिनी थी उसको खत्म करवा दिया बीजेपी एंड कंपनी ने, मोदी शाह ने। योगी जी की जो अपनी एक सांगठनिक इकाई थी, वो बहुत ताकतवर थी वहां पर। उनके समर्थकों के मन में कहीं ना कहीं यह संदेह भी डाल दिया केजरीवाल ने कि चुनाव के 2 महीने के भीतर योगी को हटा दिया जाएगा। अब उनके जो समर्थक हैं वो वोट डालते समय थोड़ी चिंता में तो आएंगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए तो उनके योगी जी को सचमुच में योग के रास्ते पर भेज देंगे मोदी जी, कहीं ना कहीं वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा। असल में जो उन्होंने भगवा पहन रखा है उसे पहनकर वानप्रस्थ आश्रम में उन्हें जाना पड़ेगा, ऐसा संदेश केजरीवाल ने दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है इसका असर भी होगा। जी अशोक जी, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते राकेश भाई और मुझे दोनों को पता है कि जिन शहंशाहों की उम्र बड़ी लंबी हुआ करती थी, क्योंकि सामंत काल में तो उम्र से ही सब तय होता था, जब शहंशाह मरेंगे तो फिर नंबर आएगा शहजादे का। तो जिनकी उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी और शहजादे बूढ़े होने लगते थे तख्त का इंतजार करते करते, वहां किस तरह की लड़ाइयां हुई हैं, किस तरह का संघर्ष हुआ है, इससे इतिहास परिचित है। और उसी ओर इशारा कर रहे थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी। जहां तक योगी जी का सवाल है, वो मोदी जी की मदद कर सकते हैं। जैसे शहरों के नाम बदल देते हैं, वैसे ही अगर चाहें तो वो मोदी जी की आयु बदल दे अगर, तो सारा मामला सेट हो जाएगा। खैर, मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। कल मध्य प्रदेश में भाई साहब जो चुनाव था वो उस क्षेत्र में था, मालवा के उस क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत मानी जाती है। खरगोन की एक सीट है जहां पोरलाल खड़ते साहब को टिकट दिया गया, जो आदिवासी हैं, और उसके चलते थोड़ा वहां पे हलचल दिखाई दे रहा है। बाकी सीटों का क्या हाल है? अब इंदौर की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि इंदौर में शंकर लालवानी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नोटा को लेके बहुत शोर चल रहा है। हालांकि मेरा मानना था कि इसकी जगह कांग्रेस अगर किसी ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट कर देती जिसने अपना पर्चा वापस नहीं लिया और जो थोड़ा ठीक ठाक उम्मीदवार है, तो ज्यादा बेहतर स्थिति बनती। हालांकि जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं लड़ाई कुछ दिखाई देती। लेकिन वहां नोटा का पूरा एक चल रहा है, देखते हैं कितना नोटा निकल कर आता है। बाकी जगहों पे मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? देखिए अशोक जी, निश्चित तौर पर पहले हम इंदौर की बात जरूर करना चाहेंगे, बहुत जरूरी है उस बात को करना। और मैं थोड़ा सा इसमें मतांतर रखता हूं। देखिए, कांग्रेस ने बड़े रणनीति के साथ किसी और प्रत्याशी को समर्थन न देकर अलग तरीके का कदम उठाया। देखिए, देश में आज से पहले इस तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ। नोटा पे बहुत वोट डालते हैं। 2019 में कुल मतदान का भारत में 1.04% नोटा को वोट डाला था लोगों ने। यह संख्या कोई बहुत छोटी संख्या नहीं है। इंदौर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। वहां की जो सिविल सोसाइटी है, सामाजिक संस्थाएं हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं, उन सब लोगों ने खुद को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस किया है। इसलिए वे एक संदेश देना चाहते हैं। सब जानते हैं शंकर लालवानी को अब तो हराया जाना संभव नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस का प्रत्याशी होता तब भी शायद वे नहीं हारते, यद्यपि हार जीत की गारंटी हम और आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह का इतिहास रहा है उसको देखते हुए, इतिहास जिस तरह का रहा है, वो तो अजेय सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गढ़ है बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सारे के सारे विधायक बीजेपी के, नगर निगम बीजेपी का, जिला पंचायत बीजेपी की, सब कुछ बीजेपी का है वहां। लेकिन कांग्रेस और वहां की सिविल सोसाइटी ने ये जो पहल की है नोटा पर वोट डालने की, इसका एक संदेश है। देखिए, लोग ये जताना चाहते हैं कि आप हमारे मताधिकार से हमें वंचित क्यों करना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम नोटा को वोट देकर यह बताएंगे कि अगर कोई और होता
तो शायद हम उसे वोट देते, हम आपको भी खारिज कर सकते थे। और अब भी हम आपको खारिज कर रहे हैं, इसलिए हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, नोटा को वोट दे रहे हैं। नोटा के बारे में हमारे दर्शक बहुत सारे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत लंबा समय लगा है लोगों को, नागरिकों को, मतदाताओं को इस अधिकार को पाने में। 1976 में सांता बारबरा एक काउंटी है अमेरिका में, वहां की एक सिविल सोसाइटी का, क्षमा कीजिए, एक लोकल बॉडी के इलेक्शन का मामला आया था। वहां के लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमको इनमें से कोई नहीं चाहिए, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना। तब दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार सांता बारबरा काउंटी ने यह लागू किया था। उसके बाद भारत में 2009 में आया, छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय के चुनाव में, फिर 2013 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में इसे लागू किया गया। इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन अशोक भाई चल रहा था कि क्या अगर नोटा को वास्तविक प्रत्याशी से अधिक वोट मिल गए तो क्या होगा। उससे चुनाव आयोग ने बाकायदा एक नाम दिया है बाद में, लंबी बहस के बाद, फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट, काल्पनिक निर्वाचन प्रत्याशी। उसे एक एंटिटी माना है कि हाँ एक कोई है, अमूर्त है ये। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने लंबी बहसों के बाद कई मामले दिल्ली नगर निगम के गए, हरियाणा नगर निगम के मामले स्थानीय निकायों के गए, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने और आयोग ने, चुनाव आयोग ने यह कहा कि अगर नोटा के वोट मूल मनुष्य के रूप में जो प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा होंगे, तब भी जो नंबर 2 पर होगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा। उससे पहले ऐसा कैंसिल कर देना चाहिए ऐसे मामलों में, ऐसे में कैंसिल कहता है कि चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए। पहले ऐसा ही था अशोक जी, 2013 से पहले ऐसा ही था। स्थानीय निकाय के चुनाव में दिल्ली और हरियाणा के मामले इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि पहले प्रावधान यह था कि अगर ज्यादा है वोट उसके नोटा के तो चुनाव रद्द होगा, बराबर है तो दोबारा मतदान होगा, दूसरी बार भी अगर बराबर होते हैं तो फिर जो बराबर वाला मनुष्य रूप में प्रत्याशी है उसे विजयी घोषित किया जाएगा। लेकिन अब चुनाव रद्द नहीं होता है, जो नंबर 2 होगा वो जीत जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं अगर नोटा को वोट इंदौर में ज्यादा भी मिल गए भाजपा प्रत्याशी से, तब भी बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन एक संदेश होगा, बीजेपी को आईना दिखा रही वहां की जनता, परसेप्शन होगा। इसीलिए बीजेपी के लोग ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के पीछे लगे पोस्टर उखाड़ रहे हैं, जाकर अभियान चला रही है बीजेपी उन पोस्टरों के खिलाफ, इस अभियान के खिलाफ। लेकिन नोटा का अभियान वहां सिर चढ़ के बोल रहा है। अब बाकी जो सीटें हैं, उज्जैन सीट पर भी बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। वहां मुख्यमंत्री का गृहनगर है उज्जैन, डॉक्टर मोहन यादव का। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फिरोजिया, उनको फिर से टिकट मिला है। बाकी की जो सीटें हैं उनमें मुकाबला हो सकता है, जिसका आपने जिक्र किया, वहां कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। जिनका आपने जिक्र किया वे सरकारी नौकरी, रतलाम में कांतिलाल भूरिया साहब बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पहले भी सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सब कुछ है। अच्छा उनका जमीनी आधार है। भाई साहब, तो मुझे लगा इस बार भूरिया पे बात चली है तो वो 2 पत्नियों वाला जो बयान है उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो 2 पत्नियों का बयान, अब कितने लोगों को ये पता है कि आदिवासी लोगों में 2 पत्नियों का जो नॉर्म है वो नॉर्मल है, 2 पत्नियां हैं। और वो जब संबोधित कर रहे थे तो उनके दिमाग में वही आदिवासी लोग ही थे जिनके लिए उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को राशि मिलनी है वो दोनों पत्नियों को मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चीज की मास्टर है, तुरंत उसको मुसलमानों से जोड़ दिया। 4 पत्नियां तो उन्होंने कहा नहीं, 2 पत्नियां ही कहा था, फिर भी मुसलमानों से जोड़ दिया और बवाल चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें आपसे। देखिए, कांतिलाल भूरिया कई बार ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन वे अपने क्षेत्र में जब अपने लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, वे किसे एड्रेस कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुपत्नी प्रथा आज भी है। 2 पत्नियां तो बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में मिल जाएंगी। बहुत से लोग अगर होली के समय जो होता है इंदौर और उसके पूरे आदिवासी क्षेत्रों में जो आयोजन होते हैं, जिस तरह से चयन करती हैं लड़कियां, युवतियां अपने जीवन साथी का, वो सारी चीजें उस क्षेत्र से बाहर के लोग समझ भी नहीं सकते कि ये है क्या। बिल्कुल। तो उसको बीजेपी के लिए हाथों हाथ उठा लेना स्वाभाविक था। वे उसे मुसलमानों की तरफ ले गए, वो भी स्वाभाविक था। लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर बाकी क्षेत्रों में नहीं होगा कि इंदौर उज्जैन में कोई फर्क पड़े कि कांतिलाल ने कह दिया 2 पत्नियां होंगी तो उन्हें मिलेगा उसका लाभ। वे अपने आदिवासी वोटर्स को संबोधित कर रहे थे, वो जानता है कि उसका अर्थ क्या है। इसलिए मुझे नहीं लगता, फिर भी मेरा ऐसा मानना है चलते चुनाव में ऐसे बयानों से सब नेताओं को बचना चाहिए, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। जी अशोक। अब आखिरी सवाल फिर से नेशनल, क्योंकि कल वाकई बात करने के लिए बहुत कुछ मध्य प्रदेश चुनाव पर है नहीं। 8 सीटें हैं कुल मिला जुला के।
और उनमें से कम 5 या 6 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि रतलाम और ये कांतिलाल भूरिया जी वाली जो सीट है उस पर अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या होगा देखा जाएगा। ये बताइए कि अमित शाह जी जो पीओके बार बार उनको याद आता है, 10 साल से सत्ता में है और आज उन्होंने कहा कि पीओके कांग्रेस इसलिए नहीं लेना चाहती है कि उससे परमाणु बम का खतरा है। पहली बात तो कांग्रेस लेना भी चाहे तो कैसे ले लेगी, सत्ता तो उसकी है नहीं, आर्मी तो उसकी सुनेगी नहीं, आर्मी आपकी सुनेगी। ये अमित शाह जी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से मुकाबले में है कि आगे निकल जाए? स्वाभाविक है कि उनकी लालसा होगी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की, और सब जानते हैं कि बीजेपी में नंबर 2 वे हैं, सत्ता में नंबर 2 हैं वे। जब विदेश जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री तब पूरा कार्यकारी और संचालन अमित शाह के हाथों में होता है। पीओके का मुद्दा, परमाणु बम की बात, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती। न तो वे विस्तार से इसके खतरों को समझते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर बड़ा विवाद बीजेपी ने उठाया था कुछ महीने पुराना। स्वाभाविक सी बात है कि जो दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होते हैं उनके बीच में बैलेंस होता है। और परमाणु हथियार अशोक भाई, जापान में परमाणु बम गिरने के बाद से आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि परमाणु हथियार तो सिर्फ वेपन ऑफ डिटरेंस है, रोकने के लिए है कि तुम्हारे पास एक पत्थर है हाथ में तो मेरे पास भी एक पत्थर है, एक तमंचा तुम्हारे पास है कमर में खोसा हुआ, एक तमंचा मेरे पास भी है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं चलाएगा। और खुदा ना करे कभी कोई पाकिस्तान में, जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है, कोई पगला आ जाए जिसके हाथ में बटन आ जाए परमाणु बम का, तो सचमुच में क्या होगा इस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, और हिंदुस्तान का क्या होगा और पाकिस्तान का खुद का क्या होगा, ये कहना डरना नहीं है। जयशंकर विदेश मंत्री तो डरा रहे थे कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत ज्यादा, इसलिए उससे लड़ा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात छेड़कर वे सिर्फ अपने हिंदू वोटर को पाकिस्तान के नाम की याद दिलाना चाहते हैं। वे जानते हैं हम ऐसे नहीं ले सकते। राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है अशोक जी 4-5 दिन पहले कि हमारा अगला निशान, अरे कहां से ले लोगे, कैसे ले लोगे, बताओ तो उसका प्लान क्या है। क्या भू राजनीतिक स्थिति हमारी ऐसी है, क्या हम कोई युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, क्या सचमुच दुनिया आज ऐसी रह गई है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दें? और क्यों कर छेड़ दें भाई, बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है और बातचीत की जानी चाहिए। जो लोग मणिशंकर के बातचीत के बयान पर बवाल कर रहे थे, क्या वे भूल गए थे अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर तक गए थे? क्या वे भूल गए थे कि जनरल मुशर्रफ के साथ बातचीत करने के लिए आगरा में पलक पांवड़े बिछाए थे आडवाणी जी और अटल जी? मैं उस आगरा शिखर वार्ता का साक्षी हूं, मैंने उसे कवर किया है। और ऐसी कोई भी पहल, माननीय नरेंद्र मोदी भी अगर पाकिस्तान जाते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक के नाते और शांतिकामी नागरिक होने के नाते कोई ऐतराज नहीं है। वे बिना बुलाए भी जाए तब भी ऐतराज नहीं है, दोस्ताना अगर संबंध होते हैं पड़ोसी देश से। लेकिन बेवजह युद्ध का उन्माद पैदा करना, वो भी चुनाव के वक्त, अगले 5 साल फिर भूल जाएंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, फिर भूल जाएंगे आतंकवादी आने वाले हैं पाकिस्तान की सीमा से। जेपी नड्डा जी संख्या बताते हैं हर चुनाव से पहले, 300 आतंकवादी घुस आए हैं, जैसे अपना टूर प्लान बनाकर भेजते हैं इन लोगों को। मुझे लगता नहीं अब ये मुद्दे चल पा रहे हैं। मूल लड़ाई अब सत्ता के शिखर पर पहुंचने की है, नरेंद्र मोदी की शिखर पर बने रहने की है, जिसमें वे 4 जून को बने रह पाते हैं या नहीं, और उसके बाद वे कितने समय तक रहते हैं। किस दिन एक पीआईबी से प्रेस नोट जारी होता है उस तरह का कि कोई माननीय स्वस्थ है और किसी और ने कार्यभार संभाल लिया है, हम नहीं जानते, ऐसा दिन भी किसी दिन देखने को मिल जाए इस देश को। तो ये लड़ाई अभी तेज होने वाली है। जी अशोक जी। एटॉमिक डिटरेंट शब्द का इस्तेमाल किया राकेश भाई ने। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊं कि मिलिट्री साइंस में उनकी पढ़ाई लिखाई है और काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई है। होता क्या है कि जब हम पत्रकारिता करने लगते हैं तो लोग समझते हैं कि बस यही सब बोलते लिखते पैदा हुए थे, हमें नहीं पता है पूरी दुनिया में एटम को लेके, एटॉमिक साइंस को लेके और एटम बम को लेकर तीसरी दुनिया के देशों ने जब भी एटम बम बनाया है तो यही तर्क दिया है कि हम एटॉमिक डिटरेंट बना रहे हैं ताकि पड़ोसी देश में भी है तो वो लड़ाई ना हो सके, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान की सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं इस बिना पर कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। हिंदुस्तान में ये सब तमाशा नहीं होता रहा है, लेकिन लगता है कि उनसे सीख कर अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेंगे। देखिए, दुनिया का जो हो, मेरा बड़ा इसमें इंटरेस्ट है, अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाए
या कम से कम पीओके वाले इलाके में हम लोगों को जाने का मौका मिले तो दर्शकों को मैं बता दूं कि खास तौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान में दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलें हैं और अद्भुत हैं। अगर मिल जाए तो मैं एक चक्कर वहां का जरूर लगाना चाहूंगा, और अगर अमित शाह जी ये करने में कामयाब होते हैं तो अगली बार सिर्फ इसी बात के लिए मैं उनको वोट दूंगा, उनके पक्ष में कार्यक्रम भी मैं करूंगा, मैं यहां तक कह रहा हूं। लेकिन मजाक से आगे ये सब तमाशा नहीं हो सकता है। अगर वाकई चाहते हैं, एक लाइन और बोल लूं, अगर वाकई जानना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में जो समझौता होना था वो बेसिकली यही होना था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको परमानेंट मान लिया जाए सीमा, आप अपना वाला कश्मीर प्यार से संभालो, हम अपना वाला कश्मीर संभालें। ये हो पाता, दोस्ती हो पाती तो हम शायद वीजा परमिट लेके देखने जा पाते। और आज की बातचीत राकेश भाई खत्म करेंगे, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। बहुत विनम्रता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने सैन्य विज्ञान की बात कही। अशोक भाई, मेरा जो डॉक्टरेट है वो भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर ही है। मेरी जो पीएचडी है उसका विषय ही है भारत और पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण और दक्षिण पूर्व एशिया का सामरिक परिदृश्य। यानी दोनों देशों पर जो एटम बम है वो कितने हैं, कब कब बने हैं, क्या उनका महत्व और सच्चाई है। कड़वी सच्चाई है कि हमसे ज्यादा एटमी हथियार पाकिस्तान के पास हैं। तो मेरी पीएचडी इसी विषय में है, इसलिए बहुत विनम्रता से मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ। जी अशोक भाई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि अपने आप तो कहते नहीं, मेरे कहने पर उन्होंने ये बताया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमसे। हम लगातार इसी तरह की महत्वपूर्ण बातें बिना दाएं या बाएं देखे सीधे आपकी आंखों में आंख डालकर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।